और एक बात करते हैं ओमकारेश्वर की, जहां श्रावण मास के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु ज्योतिर्लिंग दर्शन और नर्मदा स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। यहां पर लेकिन आरोप लग रहे हैं। आरोप है कि तेज बहाव वाले गटर के पानी को नर्मदा का जल समझकर श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। गटर का गंदा पानी सीधे नर्मदा में मिलने से प्रदूषण बढ़ने की बात भी कही जा रही है। स्थानीय स्तर पर एसटीपी निर्माण में लापरवाही और भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं को गंदा पानी पीने की बात भी सामने आ रही है, जिससे स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ गई है। बारिश के मौसम में संक्रमण संबंधी बीमारियां फैलने की आशंका भी जताई जा रही है। मामले ने श्रावण मास में प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर अब सवाल खड़े कर दिए हैं। तो ओमकारेश्वर से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो कि बेहद ही चिंताजनक है, क्योंकि देखिए श्रावण मास को लेकर बहुत पहले से ही तैयारियां शुरू हो जाती है। और मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो 2 ज्योतिर्लिंग है, चाहे हम बात करें उज्जैन की या ओमकारेश्वर की, और यहाँ पर विशेष तैयारियां हो जाती हैं, क्योंकि दूर दराज से लोग आते हैं, भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए आते हैं और बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं। और इस दौरान जब तैयारियों की बात की जाती है तो देखिए व्यवस्थाएं कही जाती हैं, काफी पहले से मॉनिटरिंग की जा रही है, तैयारियां की जा रही है, जिससे किसी भी श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। लेकिन जो तस्वीरें सामने अब आ रही हैं वो बेहद ही चिंताजनक है। और देखिए यहाँ पर गटर के पानी से लोग स्नान कर रहे हैं, इसे नर्मदा का जल समझकर स्नान कर रहे हैं, जो कि स्वास्थ्य को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। और इसी के साथ देखिए श्रद्धालुओं के गंदा पानी पीने की भी बात सामने आ रही है। तो हमारे साथ कुंवर उत्तम पाल जुड़ रहे हैं, जो कि जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। कुंवर जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी पर। आपसे ही जानना चाहेंगे कि देखिए जो तमाम तस्वीरें अब सामने आ रही है ओमकारेश्वर से, वो बेहद ही चिंताजनक है, क्योंकि गटर का पानी यहाँ पर बह रहा है और लोग इसे नर्मदा जल समझकर स्नान भी कर रहे हैं, इनफैक्ट पीने की भी बातें आ रही हैं। नमस्कार मैडम, मेरा नाम उत्तम पाल सिंह है। मैं यहाँ से इलेक्शन भी लड़ा हूँ, पिछली बार 500 वोट से हारा हूँ जी। और ये जो मुद्दा आपने उठाया है उसके लिए आप लोग बहुत बधाई के पात्र हैं। मेरे द्वारा ये मुद्दा पिछले 3 महीने पहले भी उठाया था और आपकी टीवी ने भी इसको चलाया था। ये वो घाट है, गोमो घाट, जहाँ से नर्मदा परिक्रमा स्टार्ट होती है और वहाँ पे ये पूरा पानी, सीवेज का पानी नर्मदा जी में मिलता है। यहाँ पे तमाम जो एसटीपियां बनी हुई है वो आधे से ज्यादा समय बंद रहती है और पूरा का पूरा पानी मां नर्मदा में आता है। जिस जगह से आपने अभी जो वीडियो चलाया है उसमें जहाँ पे लोग नहा रहे हैं और पानी आचमन कर रहे हैं, ये वो गोमुख घाट है, जहाँ से पानी लेकर और नर्मदा जो परिक्रमा स्टार्ट करते हैं और हर आदमी यहाँ पे स्नान करता है। तो ये बहुत दुखद है और हमने इस मुद्दे को आपके माध्यम से कलेक्टर खंडवा को भी हमने इसमें अवगत कराया। 2 बार 3 बार हमने लेटर दिए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है कि ये तमाम मुद्दों के लिए है, पर आज दिन तक प्रशासन ने इस पे कोई गंभीरता नहीं ली है। और आज भी जितने भी श्रद्धालु लाखों की संख्या में ओमकारेश्वर आते हैं, वो आज भी वो सीवेज का गंदा पानी में ही नहाते हैं। ये बहुत गंभीर विषय है और आपने इसको उठाया है, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आपके माध्यम से ये प्रशासन जग जाए और वहाँ पे सुधार की जाए। साफ तौर पर ये बड़ी लापरवाही है। हमारे साथ प्रतिभा रघुवंशी भी जुड़ रही हैं, जो कि शहर कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। प्रतिभा जी, आपका भी बहुत स्वागत है बीएसटीवी पर। आपसे भी जानना चाहेंगे, देखिए अभी हम चर्चा भी कर रहे थे उत्तम जी से और उन्होंने बताया कि इस मुद्दे को लेकर पहले भी हाईलाइट किया गया है, क्योंकि देखिए श्रावण मास में ओमकारेश्वर में पहले से ही पता होता है कि बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचने वाले, लेकिन उसके बाद भी इस तरह से लापरवाही बरतना कितना सही है? कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को उठाती आ रही है। उत्तम भाई ने जैसा कि बताया कि प्रशासन के माध्यम से हम बार बार कंप्लेन करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात की लापरवाही भारतीय जनता पार्टी की सरकार की और प्रशासन की दिखती है। जब भी कोई घटना घटित हो जाती है उसके बाद हम उसको रोकने के प्रयास करने के लिए रणनीति बनाते हैं। हमारा कहना यह है कि सिंहस्थ आने वाला है, सावन का मास है, पहले से हम तैयारी क्यों नहीं करते? आए दिन गंदे पानी का आचमन, इतने श्रद्धालु आस्था के साथ मां नर्मदा की पवित्र जलधारा का आचमन करते हैं और वहाँ ओपनली आप देखेंगे कि नालों का पानी सीधे नर्मदा नदी में मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं माँ को हमारे दूषित करने का काम ये लोग लगातार कर रहे हैं। धर्म और आस्था राजनीति से बहुत ऊपर उठकर है। इसमें मुस्तैदी से प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है और मैं बहुत साधुवाद देना चाहती हूँ आपकी तमाम टीम को
जिन्होंने ग्राउंड पे जाकर इस रिपोर्ट को दिखाया और जो लापरवाही प्रशासन और सरकार की तरफ से लगातार हो रही है उसको भी एक अच्छा जनमानस तक पहुंचाने का काम किया। ठीक है प्रतिभा जी, आपसे और भी हम जवाब लेंगे क्योंकि जो तमाम लापरवाहियां सामने आ रही है बेहद ही चिंताजनक है। दिनेश पेंटर हमारे साथ फिलहाल जुड़ रहे हैं जो कि एल्डरमैन है नगर परिषद ओमकारेश्वर से। दिनेश जी, आपका बहुत स्वागत है बीएस टीवी पर। आपसे भी जानना चाहेंगे ये जो समस्या है कब से बनी आ रही है और कितनी परेशानी लोगों को हो रही है इसकी वजह से? तो सुधार होना चाहिए क्योंकि जो श्रद्धालु आता है वो उसे नहीं पता है कहाँ से आ रहा है, कैसा पानी है, तो गौमुख धारा का जल समझ के अटमन कर लेता है। उस पर कई बार शिकायत भी की, बाकी अभी तो कोई हल नहीं निकला उसमें। तो चाहता हूँ जल्द से जल्द इसका निराकरण निकलना चाहिए, लोगों को शुद्ध पानी मिलना चाहिए ताकि किसी प्रकार की कोई बीमारी का सामना न करना पड़े। दिनेश जी, कितनी बार इसको लेकर आवाज उठाई जा चुकी है और क्या आश्वासन मिलता है, क्या कहा जाता है? ठीक है सर। उत्तम जी का रुख करना चाहेंगे। उत्तम जी, आपसे जानना चाहेंगे समस्या को कितनी बार उठाया गया है और क्या कुछ कहा जाता है? उत्तम जी, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? प्रतिभा जी, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? जी, आपकी आवाज कट रही थी, दोबारा बोलेंगे? प्रतिभा जी, आपसे सवाल लेना चाहूंगी और आपसे जानना चाहूंगी कितनी बार इसको लेकर समस्या को उठाया गया है और उसके बाद क्या कुछ आश्वासन मिलता है, क्या कहा जाता है? देखिए, पिछले 1 साल में लगातार 5-6 बार लिखित में कर दिया गया है और हमारा जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे ओमकारेश्वर में जो नगर पंचायत में कांग्रेस के पार्षद गण हैं वो लगातार वहां पर इस मुद्दे को उठाते हैं। लेकिन बार बार जब आरटीआई के थ्रू डाटा मांगा जाता है कि कितने आपके एससीपी के प्लांट चालू है जो वाटर को और सीवरेज सिस्टम को क्लियर करके अच्छा पानी करते हैं, इस पे कोई हमें ना तो आंकड़ा दिया जाता है ना बताया जाता है। और जिस तरीके से लोग वहां पर जाकर जब रीलें बनाते हैं तो सोशल मीडिया से उनकी हकीकत को गायब कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक अमला और सरकार अपनी विफलताओं को लगातार छुपाने का काम कर रही है। लेकिन जब भक्त वहां पर पहुंचते हैं और वो देखते हैं कि किस तरीके का पानी है, किस तरीके का गंदा पानी है, आचमन करने में दिक्कत होती है। गौमुख घाट के पास आप देखेंगे बड़ा सा एक नाला है जो कि सीधे नर्मदा में प्रवाहित कर दिया जाता है और ये सांच को आंच वाले जैसे बात नहीं होती, लोग लाइव देखते हैं, फिर भी प्रशासन नहीं जागता, फिर भी सरकार मुस्तैदी से इस पे कोई कदम नहीं उठाती। उत्तम जी, आपका रुख करना चाहेंगे। देखिए, नर्मदा का जल इतना पवित्र माना जाता है लेकिन उसमें गटर का पानी मिल रहा है, लोग ये बात नहीं जानते हैं और वो मिक्स हो रहा है, वहीं पर वो स्नान कर रहे हैं, पी रहे हैं, बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है इससे। और हम देखते हैं कि पूरे साल सरकार व्यवस्थाओं की बात करती है क्योंकि श्रावण मास को लेकर पता होता है पहले से ही कि बड़ी तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई कदम क्यों नहीं उठाए जाते हैं? क्या आप लोगों की तरफ से आप कह रहे हैं कि प्रेशर बनाया जाता है, लेकिन कहाँ कमी पड़ रही है जिसकी वजह से सरकार और प्रशासन एक्टिव ही नहीं हो पा रहे हैं? देखिए, ज्योतिर्लिंग है और 28 में सिंहस्थ है जी, और यहाँ पे जो उज्जैन जो लोग आते हैं उसके 50-60% लोग यहाँ पे भी आते हैं साफ तौर पर। और अब हम ये कहें कि सावन मास में हो रहा है, ऐसा नहीं है, ये होना ही नहीं चाहिए साफ तौर पर। और इसकी जवाबदारी जो सरकार हिंदुत्व की बात करती है, सनातन की बात करती है और उसके बाद भी अगर सीवेज का पानी श्रद्धालुओं को नहाना पड़ रहा है, उसको आचमन कर रहे हैं, तो ये सरकार को इसमें बताना चाहिए कि ये क्यों हो पा रहा है। अगर वहां स्टेपी बनी हुई है, स्टेपियां क्यों नहीं चल रही है? हमने ये मुद्दा उठाया तो कुछ दिन चालू कर दी, फिर बंद कर दी है। तो वहां की जो नगर परिषद है, वहां के जो जनप्रतिनिधि हैं और प्रशासन, इनकी नैतिक जवाबदारी है कि जो भी लाखों की तादाद में वहां ओमकारेश्वर में श्रद्धालु आ रहे हैं उनको ऐसा पानी, गंदा पानी ना मिले जिसमें वो नहाए और ऐसा पानी जिसको उठा के मतलब लेके और नर्मदा परिक्रमा स्टार्ट करते हैं। तो ये बहुत दुख की बात है और इसको एसटीपी सरकार निर्माण को लेकर लापरवाही की बात भी सामने आई है, भ्रष्टाचार के आरोप भी कांग्रेस की तरफ से लगाए गए हैं और साफ तौर पर वो दिखाई भी दे रहा है क्योंकि यहाँ पर निर्माण ढंग से किया नहीं गया। जिस दौरान ये कार्य हो रहा था, क्या उस दौरान सवाल उठाए गए थे? बीच में दौरा किया था और वहाँ पे तमाम जो घाट निर्माण हो रहे हैं उसका भी हमने मुद्दा उठाया था। हमारे द्वारा तो ये गंदे पानी की बात हो, जो घटिया निर्माण हो रहा उसकी हो, कि वहाँ पे रैंप बना हुआ है जिसमें लोग श्रद्धालु दर्शन करने जाते हैं, वहाँ पे इमरजेंसी एग्जिट भी नहीं है
हमने कलेक्टर महोदय से ये भी कहा है कि किसी दिन भगदड़ अगर हुई तो उसमें एक एग्जिट नहीं है, निकलने की व्यवस्था नहीं, इमरजेंसी। ऐसी परिस्थिति में अगर हादसा होता है उसकी जवाबदारी जो प्रशासन की है। पर हमने तो समय समय पे ये मुद्दे उठाए, पर उस पे आज दिन तक कोई भी निराकरण नहीं हुआ है। अब आगे क्या प्रयास रहेंगे उत्तम जी? हमारे पास, हम विपक्ष में बैठे, हमारे पास आंदोलन के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। सरकार को जगाने के लिए हमने तो आंदोलन किए हैं, आगे भी हम आंदोलन करेंगे कि सरकार जगे। बिल्कुल, आपको आवाज उठानी पड़ेगी क्योंकि विपक्ष के नाते ये आपकी भूमिका भी रहेगी। आम जनता की समस्याओं को अगर सरकार नहीं देख पा रही है, प्रशासन नहीं देख पा रहा है, तो विपक्ष के नाते आपको प्रेशर बनाना होगा जिससे वो जागृत हो और वो जागे, जिससे उनको ये अनियमितताएं, ये लापरवाहियां ये दिखाई दे और इस पर एक्शन लिया जा सके। क्योंकि यहाँ पर देखिए, जो मासूम लोग हैं भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन गंभीर लापरवाहियों की वजह से बड़ा हादसा हो सकता है। उम्मीद करते हैं जल्दी इस पर एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद उत्तम जी आपका, प्रतिभा जी आपका भी बहुत धन्यवाद, दिनेश जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ खबर पर जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बात करते हैं राजनांदगांव की, जहां पर बारिश के साथ जर्जर भवनों का खतरा भी बढ़ गया है। गंज चौक, गड़ाकू लाइन और जिला अस्पताल परिसर के क्वार्टर समेत शहर के कई इलाकों में वर्षों पुराने मकान और भवन आज भी खड़े हैं। कई दीवारों में दरारें हैं तो कहीं छत और भवन का ढांचा कमजोर हो चुका है। गड़ाकू लाइन में वर्ष 1938 में बना मकान और गंज चौक की पुरानी दुकानों मकानों की बिल्डिंग भी जर्जर बताई जा रही है। ऐसे में इन भवनों में रहने वाले लोगों और आसपास से गुजरने वाले राहगीरों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। नगर निगम से मांग है कि जर्जर भवनों का तत्काल सर्वे कर उन्हें चिन्हित किया जाए और जरूरत पड़ने पर सुरक्षित तरीके से खाली कराया जाए, क्योंकि हादसे के बाद कार्रवाई से बेहतर है हादसे से पहले सावधानी। अभी देखिए, आप जैसे देखेंगे तो राजनांदगांव शहर में बहुमंजिला इमारत कम है। पुराना अगर देखेंगे जो जर्जर हो, कुछ संख्या में ऐसे भवन हो सकते हैं, उसको हम लोग चिन्हित करा लेंगे और चिन्हित करने के बाद जैसा जरूरी होगा उसके हिसाब से हम लोग जो निगम का जो अधिनियम है उसमें जो प्रावधान है उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। अभी देखिए आप, तो देखिए जर्जर भवन जो है वो खतरा बने हुए हैं और चाहे बात की जाए गंज चौक की, गड़ाकू लाइन और जिला अस्पताल परिसर के क्वार्टर समेत शहर के कई इलाकों में वर्षों पुराने मकान और भवन आज भी खड़े हैं। कई दीवारों में दरारें हैं, कई छत और भवन का ढांचा कमजोर हो चुका है। गड़ाकू लाइन में वर्ष 1938 में बना मकान और गंज चौक की पुरानी दुकानों और मकानों की बिल्डिंग भी जर्जर बताई जा रही है। ऐसे में देखिए, इन भवनों में रहने वाले लोगों और आसपास से गुजरने वाले राहगीरों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और नगर निगम से मांग की जा रही है कि जर्जर भवनों का तत्काल सर्वे कर उन्हें चिन्हित किया जाए और जरूरत पड़ने पर सुरक्षित तरीके से खाली कराया जाए, क्योंकि हादसे के बाद देखिए कार्रवाई हो, इससे पहले है कि पहले ही व्यवस्थाएं सृजित की जाए। लेकिन अभी भी प्रशासन नहीं जाग रहा है और ये तमाम व्यवस्थाएं, आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरह से जर्जर भवन बने हुए हैं और यहाँ पर लोग भी रह रहे हैं, आसपास भी लोग रहते हैं, इन भवनों में भी लोग रह रहे हैं, जो कि बेहद ही चिंताजनक है। किसी भी समय कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन न निगम एक्टिव हो रहा है, न प्रशासन एक्टिव हो रहा है, न ही सरकार जाग रही है और ये खतरा लोगों के लिए लगातार बना हुआ है, जो कि बेहद ही चिंताजनक है। तो हादसे को लेकर देखिए, हादसों को यहाँ पर न्योता दिया जा रहा है। ये जो तस्वीरें सामने आ रही है बेहद ही चिंताजनक है। जर्जर भवन की ये तस्वीरें सामने आ रही है और बारिश के मौसम में ये खतरा और बढ़ जाता है, लेकिन उसके बाद भी कोई सर्वे नहीं कराया जा रहा, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। जिला प्रशासन की कार्रवाई पर इसके बाद अब सवाल उठने लगे हैं। तो राजनांदगांव से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इसी के साथ आपको ये खबर भी बता रहे हैं, जहां पर गंज चौक से गुड़ाकू लाइन तक जर्जर भवन नजर आ रहे हैं। नगर निगम से मांग की जा रही है कि जर्जर भवनों का तत्काल सर्वे कर उन्हें चिन्हित किया जाए और जरूरत पड़ने पर सुरक्षित तरीके से इन्हें खाली भी कराया जाए। पूरी खबर राजनांदगांव से, जहां पर देखिए आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर जर्जर भवन खतरा बनते नजर आ रहे हैं। लोगों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि यहाँ आसपास भी लोग रहते हैं, लोग यहाँ से ट्रैवल भी करते हैं, आना जाना भी लोगों का लगा रहता है, लोग इन भवनों में रह भी रहे हैं, आसपास भी लोग रह रहे हैं, लेकिन इनकी स्थिति आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि बेहद ही चिंताजनक है। कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रशासन और निगम हादसे का इंतजार कर रहा है, क्योंकि हम बाद
में देखते हैं जो स्थिति बनती है, जो तस्वीरें सामने आती है कि जब कोई घटना घट जाती है उसके बाद कार्रवाई की बात होती है और उसके बाद मामला कुछ टाइम बाद शांत हो जाता है, लेकिन जो स्थिति है वो जस की तस बनी रहती है। और इसीलिए बार बार उम्मीद की जा रही है कि प्रशासन और निगम इसको लेकर एक्टिव हो, जिससे कोई भी हादसा ना हो पाए, उससे पहले भी इन व्यवस्थाओं को सुदृढ़ कर लिया जाए। लेकिन यहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है, जिससे जिला प्रशासन की कार्रवाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं। तो राजनांदगांव से पूरी खबर आपको बता रहे, जहाँ पर गंज चौक से लेकर गुड़ाकुल लाइन तक जर्जर भवन अब खतरा बनते दिखाई दे रहे हैं। बारिश में हादसे का खतरा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जर्जर मकानों में रहने के लिए लोग मजबूर हैं और ना ही इनका सर्वे कराया जा रहा है, ना ही यहाँ पर कोई प्रशासन एक्टिव नजर आ रहा है। इसको लेकर अब लोगों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होने लगे। जर्जर भवन यहाँ पर साफ तौर पर खतरा बनते नजर आ रहे हैं। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और देखिए बारिश का टाइम है, जिस टाइम पर कई सारे हम देखते हैं इस तरह के हादसे होते भी हैं। और उसके बाद जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तो साफ तौर पर ये कहा जाता है कि क्या हादसे को न्योता दिया जा रहा है, या हादसे के बाद प्रशासन एक्टिव होगा, या हादसे के बाद निगम एक्टिव होगा। तो जो कार्रवाई पहले होनी चाहिए उसके लिए इतना लंबा इंतजार आखिर क्यों किया जा रहा है। तो बारिश में अब ये खतरा लगातार मंडराता जा रहा है और ये बेहद ही गंभीर विषय है जिसको हम हाईलाइट कर रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि इस पर एक्शन लिया जाए और जल्द से जल्द सर्वे कराया जाए। सर्वे कराने के बाद इस पर एक्शन लिया जाए। निगम इसको लेकर सर्वे कराया, प्रशासन को भी एक्टिव होना बहुत जरूरी है, जिससे किसी भी तरह की कोई परेशानी लोगों को ना हो सके। तो हमारे साथ रिक कुमार जुड़ रहे हैं जो कि स्थानीय निवासी हैं, उनसे ही जानते हैं। रिक कुमार जी, बहुत स्वागत है आपका BSTV पर। आपसे ही जानना चाहेंगे क्या कुछ समस्याएं आ रही है, क्योंकि जो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं, बेहद ही चिंताजनक है। ये अपराध लगातार बढ़ते दिख रहे हैं, नशा और बाकी चीजों के कारण आपसी रंजिशें बढ़ी हुई हैं। और अभी फिर एक दिन पहले मामला आया है जिसमें पुरानी रंजिश को देखते हुए बेलगाम अपराधियों ने रिक कुमार जी, देखिए जो जर्जर भवन की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वो लोगों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। जी, जर्जर भवन का हर बार नगर निगम उनको छापता है, उसे इंटरव्यू देता है, लेकिन आज तक उसके वहाँ भी जो भी लोग बसे हुए हैं उन पर कोई भी उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। लोग वहीं के रहे आ रहे। कभी बड़ी घटना घट सकती है जिस पर निगम को ध्यान देना चाहिए। और लगातार ये जो ऐसे भवन है वो लगातार अब घर वालों के लिए क्या सर्वे करने के लिए निगम की टीम आती है, प्रशासन की टीम आती है? हर साल आती है, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ नहीं आता है। लोगों के पास जगह नहीं है, लोग मकान छोड़ते नहीं, भले वो मरने के लिए तैयार हैं लेकिन मकान अपनी जगह नहीं छोड़ रहे। जी बिल्कुल रिक कुमार जी, बेहद ही चिंताजनक है। उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द इस पर एक्शन लिया जाए। बहुत धन्यवाद आपका मैसेज जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए ये बेहद ही चिंताजनक खबर थी जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। बढ़ते अगली खबर की ओर, जो कि सीहोर से है। और सीहोर जिले की भैरुंदा तहसील में अवैध क्लिनिक और झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीणों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्राम पंचायत लाड़कुई में कथित तौर पर बिना वैध लाइसेंस और डिग्री के 4 बिस्तरों का मिनी अस्पताल संचालित होने की जानकारी सामने आई है। वहीं छिदगांव काची में भी एक व्यक्ति दुकान में बैठकर लोगों का इलाज कर रहा है, जिसके पास कथित तौर पर चिकित्सा संबंधी कोई डिग्री नहीं है। मामले में CMHO डॉक्टर सुधीर कुमार डहरिया ने जांच टीम गठित कर जल्द कार्रवाई की बात कही है। लेकिन सवाल यह है कि कब तक ऐसे मामलों में प्रभावी कार्रवाई यूं ही लेट लतीफी की जाएगी और यूं ही टरकाई जाएगी, क्योंकि इलाज के दौरान किसी ग्रामीण के साथ अनहोनी होने पर जिम्मेदारी कौन लेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। बोल दिया एक बार, बताइए ना किस पे। मैंने तो बोल दिया ना एक बार। कैसे आप बताइए। मैंने बोल दिया एक बार, बार बार क्या बोलेंगे बताओ। तो किस पैसे में आप कर रहे हैं? मैं तो एलोपैथी में कर रहा हूँ ना यहाँ। बस भाई 1 महीना तो हुआ, अभी 1-1.5 महीना हुआ आया। ये कौन सी आप यहाँ से दवाइयाँ भी दे रहे हैं? दवाइयाँ मैं कुछ नहीं देता। या देख सकते हैं जिस प्रकार। तो ये हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, हो गए बस। ये दवाइयाँ भी आप बहुत है, काफी है। तो एलोपैथिक में इलाज हो रहा है? नहीं, एलोपैथी कभी कभी मलहम पट्टी हो जाते हैं। नहीं, जिस प्रकार यहाँ पर देख रहे हैं स्पष्ट जो रूप से नजर आ रहा है, तो दवाइयाँ तो एलोपैथिक है सब। और सीओ से डॉक्टर ने जो इंजेक्शन बॉटल देते हैं जी,
रसोई में मनीष सर भी देते हैं, जो इंजेक्शन बॉटल देते हैं, और हम लोग यहाँ पे आते हैं जैसे हमला करते हैं। नहीं, जो क्रैक की जो टीम बनी हुई है, ब्लॉक वाइज टीम बनी, जिसमें ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर और अन्य लोग, डॉक्टर लोग शामिल हैं, और समय समय पर इन पे कार्रवाई हो रही है। और फिर भी आपके माध्यम से जो हमें संज्ञान में आया है, दोबारा हम जैसे टीम बनाकर इन बचा के इनसे सील बंद करके कार्रवाई करेंगे। तो चलिए इसी पर और ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ कन्हैया राठौर जुड़ रहे हैं जो कि ग्रामीण है, गोपाल शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि कांग्रेस नेता है। पहले कन्हैया जी आपका रुख करना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कितने डॉक्टर्स हैं फिलहाल और कितने डॉक्टर्स के पास एक्चुअल में डिग्री है? देखिए, फिलहाल लाड़कुई की बात करें तो वहाँ 4 से 5 क्लिनिक जो कि न बिना डॉक्टर है, बिना लाइसेंस और बिना डिग्री के ही संचालित हो रहा है, और सरकारी अस्पताल से कुछ ही दूरी पर है यहाँ पर। और अगर इनको कुछ न कुछ इलाज के दौरान अगर किसी ग्रामीण को कोई अनहोनी होती है तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? साफ तौर पर जिम्मेदारी किसकी होगी? गोपाल शर्मा जी आपका रुख करना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए जिस तरह से भी कन्हैया जी बता रहे हैं, और ये बेहद ही गंभीर विषय है क्योंकि डॉक्टर्स यहाँ पर क्लिनिक खोल के बैठे हुए हैं, इनके पास ना ही डिग्री है ना ही लाइसेंस है, और इससे लोगों के स्वास्थ्य को कितना बड़ा खतरा है। बिल्कुल सृष्टि जी, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं इस संवेदनशील मुद्दे पर मुझे जोड़ने के लिए आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। किसी भी सरकार का कर्तव्य होता है शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं आमजनों और उसके क्षेत्र वहाँ के नागरिकों को इन सुविधाओं को उपलब्ध कराना, और वहाँ के नागरिकों का मूल अधिकार होता है ये शिक्षा और स्वास्थ्य लेना। लेकिन दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश की सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों मामलों में पूरी तरीके से फेल हो गई है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखेंगे नसलन तहसील के अभी बहुत सारे गाँव में हमारे आपके संवाददाताओं ने ये रिपोर्ट दिखाई, मुझे भी बताया था किस तरीके से एक 12वीं 13वीं पढ़ा हुआ बंदा खुलेआम वीडियो पर कह रहा है कि मैं ग्रेजुएट हूं और मैं इलाज कर सकता हूं, और मुझे मनीष सर या कोई भी डॉक्टर से मेरी बात हो गई, मैं उनसे रोज बात करता हूं। तो सवाल या निशान उठते हैं प्रशासनिक व्यवस्था पर, स्वास्थ्य व्यवस्था पर या स्वास्थ्य विभाग के कार्यप्रणाली पर। लेकिन दूसरा अगर पहलू भी देखा जाए तो कोरोना जैसी महामारी जब आई थी तब यही झोला छाप डॉक्टरों ने उन गरीबों का, उन छोटे मजदूरों का, ग्रामीण लोगों का इलाज किया था, जब बड़े डॉक्टर MBBS डॉक्टर अपना आला घर पर रखकर और छुपे हुए थे, या फिर ये कहूं कि वो वहां तक पहुंच नहीं पा रहे थे, तब इन झोला छाप डॉक्टरों ने उनका इलाज किया था। लेकिन अगर संवेदनशील बड़े इलाज की बात हो तो निश्चित तौर पर CHMO और पूरा उनका प्रशासनिक अमला, स्वास्थ्य विभाग सोया हुआ है। एक बात कही जाती है, हमेशा रटी हुई बात कही जाती है कि हमने एक जांच दल बना दिया गया है और जांच दल इसकी जांच करेगा। वो जांच दल कब जाता है, किस तरह की मिठाई लेकर आ जाता है और कितना लिफाफों में पैसा लेके आता है, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है। आदमी की जान सबसे महत्वपूर्ण है, और स्वास्थ्य विभाग इस मामले में पूरी तरीके से गूंगा और मौन बनकर बैठा सब देख रहा है। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, यहाँ पर कोई मेडिकल आप देखेंगे जितने हॉस्पिटल खुल गए निजी चिकित्सालय, आप गाँव की छिदगांव काशी लाड़कुई की बात छोड़ दीजिए, आप नसलन के निजी चिकित्सालयों पर जाइए जो प्राइवेट हॉस्पिटल खुले हैं, वहां पर इनकी डॉक्टर की जो जूनियर डॉक्टर हैं उनकी आप डिग्री देखिएगा, कौन BAMS है, BHMS और छोटी छोटी डिग्री लेकर वो इंजेक्शन लगा रहा है, बॉटल लगा रहा है, और बल्कि सर्जरी में डॉक्टर का जो सर्जन होता है उसका सपोर्ट कर रहा है। ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है, इन लोगों पर भी विशेष ध्यान दीजिएगा। आप छोटे झोला छाप डॉक्टरों पर भी ध्यान मत दीजिएगा। मैं प्रशासनिक अधिकारी, देखिए व्यवस्था तो है, गोपाल जी एक्सेप्ट कर रहे हैं हम, लेकिन देखिए विपक्ष के नाते आपकी आगे क्या भूमिका रहने वाली है अगर इन सारी चीजों को लेकर आप जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि लापरवाहियां बढ़ती जा रही हैं? मैं भी वही बात कह रहा हूँ कि क्यों मौन है स्वास्थ्य विभाग, क्यों CHMO मौन बैठा हुआ है, क्यों यहाँ के विधायक और यहाँ के सांसद चुप बैठे हुए हैं, यहाँ के सत्ताधारी जो लाल बत्तीधारी जो नेता है, जो बड़े बड़े जिला के नेता हैं, वो क्यों चुप बैठे हुए हैं? जबकि मैं आरोप लगाना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का निजी चिकित्सालय, सीधा मेरा तो सवाल, छोटी मछलियों को कब तक पकड़ोगे आप छोटे डॉक्टरों पे कार्रवाई करोगे, निश्चित होना चाहिए। लापरवाहियां तो है गोपाल जी, मेरी बात को समझिए, लापरवाहियां तो है और हम एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि सरकार सोया हुआ है, प्रशासन सोया हुआ है, जिसकी वजह से जो आम लोग हैं उनकी जान को खतरा है। लेकिन एज अ मीडिया पर्सन हमारा कर्तव्य है कि हम उन चीजों को जनता को दिखाएं। विपक्ष के नाते आपकी भी यही भूमिका है कि आपको भी प्रेशर बनाना पड़ेगा। जब तक ये प्रेशर नहीं बनेगा तब तक सरकार इस पर एक्शन नहीं लेगी।
तो आगे बिल्कुल, क्या मैं कुछ प्लान रहेगा? मूल मुद्दे पर जा रहा हूं कि हम छोटे डॉक्टरों पे और छोटे झोला डॉक्टरों पर तो कार्रवाई कर रहे कहिए, जी जी लेकिन उन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जो अस्पताल नसुलगंज में बने हुए हैं उन पर कब कार्रवाई होगी? उन बड़े बड़े मेडिकल स्टोर मालिकों पर कब कार्रवाई होगी? ड्रग इंस्पेक्टर इनके यहाँ क्यों नहीं आता है? कौन कौन सी दवाएं बेच रहे हैं? मवेशियों की अस्पताल, मवेशियों की दवाएं भी उसी डॉक्टर मेडिकल के बिक रही है मेडिकल स्टोर्स पर, और उसी पर कई बार गलतियों से आदमी की दवा जानवर को और जानवर की दवा आदमियों को दे दी जाती है। ड्रग इंस्पेक्टर क्यों नहीं आता है यहाँ पर? ठीक कह रहे हैं गोपाल जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से कि तमाम लापरवाहियां देखने को मिल रही है, लेकिन इसकी वजह से एक्शन नहीं देखने को मिलता है, कार्रवाई देखने को नहीं मिलती है, जिससे इस तरह की गतिविधियां लगातार बढ़ती जाती है और आम लोगों की जान पर खतरा बनता जाता है। उम्मीद करते हैं कि इस खबर के बाद इसका असर होगा और इसी के साथ इन सभी चीजों, इन सभी अनियमितताओं पर एक्शन देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कन्हैया जी, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और खबर पर जानकारी साझा करने के लिए।